हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे हम अपने 10th क्लास के साइंस के पहले पार्ट के बारे में, जो अपना है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। आपको सत्र 2023-24 का कंप्लीट साइंस का सिलेबस और कंप्लीट नोट्स, एमसीक्यू, जितने भी टाइप के प्रश्न बनते हैं वो सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे। एग्ज़ाम के टाइम आपको मॉडल पेपर मिलेंगे ताकि आपकी शानदार तैयारी हो सके। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड कर पाओगे, वीडियो के बीच में बता दिया जाएगा। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा, पूरा देखिएगा और शानदार ढंग से तैयारी करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि चैप्टर के नाम में रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, कहने का मतलब हमें पढ़नी है रासायनिक अभिक्रियाएं। तो पहले देखिए, अभिक्रियाएं या परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं अपने भौतिक और एक होते हैं रासायनिक। ये हमने 9th में अच्छे से पढ़ रखा है, फिर भी एक बार हल्का सा देख लेते हैं इनको कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। जिसमें आकार में परिवर्तन होता है, नया पदार्थ कभी नहीं बनता। अस्थायी परिवर्तन होता है यह उत्क्रमणीय होता है। अब कैसे, जैसे देखिए पानी का जमना। पानी का जमने से देखो पानी बर्फ बन गया ना, तो उसके गुण पानी वाले ही रहे, कुछ नया पदार्थ नहीं बना, पहली बात। ठीक है। दूसरा क्या, आकार बदल गया, पानी जिस शेप में था उसी बर्तन में उसका आकार ले लिया उसने। ठीक है, ये अस्थायी है। उत्क्रमणीय कहने का मतलब अगर हमने उसको फ्रिज से बाहर निकाल के धूप में रख दिया तो वापस वो पानी बन जाएगा। तो ये वापस भौतिक परिवर्तन में पुनः अवस्था वापस पुरानी वाली आ जाती है। ठीक है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या है अंतर, कैसे, इसमें हमेशा नया पदार्थ बनता है। स्थायी परिवर्तन होता है, एक बार जो बन गया वो बन गया। अनुत्क्रमणीय होता है, कहने का मतलब जिस वजह से परिवर्तन हुआ है वो हटा भी दें तो वापस पुनः उस पदार्थ को हम वापस नहीं हासिल कर सकते। जैसे भोजन का पाचन, श्वसन अभिक्रिया, लोहे पर जंग लगना और कागज का जलना, दही बनना, ये सारे आते हैं अपने रासायनिक परिवर्तन में। अब देखिए, और ये अपने भौतिक परिवर्तन भी देख लेना एक बार। ठीक है। फिर है रासायनिक परिवर्तन या अभिक्रिया प्रेक्षण, कहने का मतलब रासायनिक परिवर्तन हुआ है, हमें कैसे पता लगेगा, क्या चेंजेस होते हैं उसमें। तो देखिए क्या होता है इसमें, जब भी रासायनिक परिवर्तन होगा तो अवस्था बदलेगी, अवस्था में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा, ठीक है, तापमान में परिवर्तन हो सकता है और गैस का उत्सर्जन हो सकता है। ये 4 तरीके ध्यान रखने हैं। ये 4 बातें जहाँ होगी वहाँ रासायनिक परिवर्तन होगा। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो देखिएगा, एक भी पॉइंट यहाँ से आपके मिस नहीं होगा और इससे बाहर आपके एग्जाम में सवाल नहीं पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं रासायनिक समीकरण। अब हमने अभिक्रिया पढ़ लिया, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। अब देखिए रासायनिक समीकरण क्या होता है। क्या होता है कि इसमें तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों को रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। कहने का मतलब कैसे लिखे जाएंगे, अभी हम रासायनिक जो अपने समीकरण उनके बारे में बात करेंगे कि प्रतीक चिन्ह लिखते हैं जिसमें हम उत्पाद, अभिकारक, सभी के प्रतीक चिन्ह और भौतिक अवस्था लिखते हैं कि भाई कौन है, ठोस है, ठोस के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे कि एस मीन सॉलिड। ठीक है ना, इस प्रकार से। अब इसमें अगली बात क्या आती है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। भाई संतुलित किस प्रकार से करेंगे, तो क्या तरीका देखिए। पहला पूछा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप क्या लिखेंगे, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। द्रव्यमान का न तो निर्माण होगा न ही विनाश होगा, मतलब न तो हम द्रव्यमान को उत्पन्न कर सकते हैं न ही हम नष्ट कर सकते हैं। इसका अच्छा उदाहरण ये है कि इस धरती पे जितना भी द्रव्यमान है, जो पहले था वो अभी है। कहने का मतलब कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता, उसकी ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, बस। ठीक है। जैसे देखिए अभिकारक व उत्पाद, प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। अब अभिकारक क्या होते हैं, अभिकारक ये इधर इस साइड में जो होते हैं ना, जिनको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड। देखिए ये क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड, इस दिशा में होने वाले सभी कहलाते हैं अपने अभिकारक। और अभिकारक जब अभिक्रिया करते हैं तो बनते हैं जो राइट साइड में होते हैं, उनको हम कहते हैं राइट हैंड साइड में, उनको कहते हैं हम उत्पाद। ठीक है ना, तो इनमें परमाणुओं की संख्या हमेशा बराबर होनी चाहिए। अब इसमें एक विशेष बात ध्यान रखना, अगर कोई पदार्थ इधर जो है वो ठोस अवस्था में, तो उसके लिए हम लिखेंगे एस मीन हो गया सॉलिड।
कोई अगर द्रव अवस्था में उसके लिए लिखेंगे L, L मतलब हो गया लिक्विड। और यदि कोई गैसीय अवस्था में है तो उसके लिए लिखेंगे G, G मतलब गैस। और अगर कोई जलीय विलयन है कहने का मतलब पानी नहीं है लेकिन पानी जैसा है, समझिएगा जलीय विलयन कहने का मतलब पानी नहीं होना, पानी के जैसा होना, उसे कहते हैं एक्वस, AQ। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये हर बार आपको अभिक्रिया संतुलित करने वाला सवाल आने वाला आपके एग्जाम में आएगा। 1 नंबर या 2 नंबर का भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब देखिए अपने सामने एक अभिक्रिया दे रखी है, क्या H2 जो कि है गैस, O2 ये भी है गैस, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस। जब इनके बीच में प्लस लगाना हमेशा, इनकी जब अभिक्रिया हुई तो अपने को मिला H2O लिक्विड यानी जल मिला। कौन सी अवस्था में मिला? द्रव अवस्था में। दो गैसें आपस में मिले तो द्रव अवस्था में हमको क्या मिला है? वाटर, जल, H2O। अब इसको संतुलित करना कहने का मतलब जितने परमाणु इधर है उतने ही इस दिशा में होने चाहिए। तो हम शुरू करते हैं काउंटिंग। कैसे देखिएगा, यहाँ है हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, चलिए 2 हाइड्रोजन बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए ऑक्सीजन है 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? आपने कहा यहाँ ऑक्सीजन 1 ही है, यहाँ कुछ नहीं नीचे लिखा, इसका मतलब यहाँ 1 है। तो 1 है तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे आप? ध्यान रखिए कभी भी किसी भी अभिक्रिया में आप जैसे ये H2O लिखा हुआ है तो हम अपनी मर्जी से यहाँ नीचे कुछ भी नहीं लगा सकते और न ही हम कभी बीच में यहाँ लगा सकते हैं। हम लगा सकते हैं प्लस माइनस हो, माइनस तो होगा ही नहीं, प्लस हो तो यहाँ आगे लगा सकते हैं, नहीं तो फिर इन दोनों के ऐसे आगे लगा सकते हैं। हम बीच में नहीं लगा सकते और न ही हम उनके नीचे लगा सकते हैं। तो देखिए कैसे H2O, न तो हम कोई नंबर यहाँ लगा सकते हैं और न ही यहाँ लगा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ऑक्सीजन को 2 बनाना है। तो हमने क्या किया? हमने यहाँ लगा दिया हाइड्रोजन के आगे 2। अब वापस गिनती शुरू करो। आपने कहा हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, ऑक्सीजन 2 है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए इसका इससे गुणा होता है हमेशा, इसलिए ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन देखिए 2 यहाँ पे है और इसके नीचे यहाँ 2 है, 2 × 2 हो गया 4, तो हाइड्रोजन हो गया 4। तो इसको फिर बराबर करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे कि हम अगर इसके आगे 2 लिख दें तो 2 दूनी 4, तो ये हाइड्रोजन 4 ऐसे बन जाएगा संतुलित। तो वापस लिखता हूँ मैं, देखिएगा अपने क्या करना था कि ऑक्सीजन को करना था 2, तो हमने इसके आगे लगा दिया 2, ठीक है, ये लीजिए 2। अब देखिए ऑक्सीजन हो गया कंप्लीट, लेकिन हाइड्रोजन बन गया 2 दूनी 4, तो हमने कहा 4 बन गया, तो इधर लिख देते हैं हम 2, ये भी बन गया 4। ये बन गई संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 1-2 प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। अगला देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा कि ये रासायनिक समीकरण बनते कैसे हैं। अगर आपको इसमें भी डाउट है H2O बना कैसे, तो हमने 9th क्लास में अच्छे से पढ़ा है। कैसे कि जो आपकी क्लासें होती हैं KLMN, ठीक है, KLM ध्यान रखना अपने को। अब हाइड्रोजन आता है नंबर 1 पे, हमने कहा हाइड्रोजन 1 पे आता है, तो उसके जो K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं? 2, और इसमें इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 8। तो हमने कहा हाइड्रोजन अगर 1 है तो यहाँ 1 बैठ गया, इसका मतलब हाइड्रोजन की जो संयोजकता है वो हो गई 1। तो हाइड्रोजन की संयोजकता 1 लिख दिया हमने। अब देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आता है अपने नंबर 8 पे, तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 6 इधर, 8 हो गए। अब ऑक्सीजन चाहेगा कि उसका जो लास्ट कक्षा है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो 8 करने के लिए इसको 2 और आवश्यकता पड़ेगी, तो ये 2 ले लेगा कहीं से, तो ये 2 लेगा, तो इसकी वैलेंस या संयोजकता हो गई 2। अब इनका हमने कराया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वज्र गुणन, तो बन गया H2O। इस प्रकार से ये रासायनिक समीकरण बनते हैं। अगर इसमें आपको डाउट रहता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो आपको मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगली है अपने पास आयरन Fe, H2O और Fe3O4, इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, ध्यान रखना, और ये है H2। अब इसको बैलेंस करना, तो काउंट करते हैं, गिनते हैं। आयरन यहाँ पे ठोस अवस्था में, ठीक है, Fe, आपने कहा यहाँ Fe3 है और यहाँ Fe1 है, तो सीधी सी बात है पहले धातु को करेंगे। इधर सारे क्या थी? गैसें थी, धातु था ही नहीं, इधर धातु है, तो पहले धातु को बैलेंस करिए। तो हमने कहा इधर 3 है ना, इसके आगे 3 लगा दो, चलिए ठीक है, लगा दिया 3। अगला देखिए, अगर इसके आगे हमने 3 लगा दिया है तो वापस काउंटिंग करिए। आयरन 3 है, ठीक है, हाइड्रोजन 2 है, ठीक है,
ऑक्सीजन कितना है, 1 है, ठीक है। इधर देखिए आयरन 3 है, देखिए आयरन आयरन बराबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, तो हमने कहा अगर ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है तो इसको भी हमें 4 बनाना पड़ेगा। तो मैं इसको हटाता हूँ, वापस बनाते हैं हम कि आयरन 3 था, ऑक्सीजन 4 है, तो इसके आगे हम 4 लगा सकते हैं। आपको पता होना चाहिए ओ के ना तो हम नीचे लगा सकते हैं न यहाँ बीच में, तो हमने इसके आगे 4 लगा दिया। अब वापस काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। हमने कहा आयरन 3, अब देखिए हाइड्रोजन कितना बन चुका है, 4 दूनी 8, तो हाइड्रोजन बन गया अपने 8। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है अपने 4। इधर देखिए आयरन कितना कि आयरन है अपने 3, चलिए दोनों आयरन एकदम बराबर, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है कि ऑक्सीजन उधर कितना था 4 और इधर भी है 4, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हाइड्रोजन अभी इधर 2 पड़ा है इधर, जबकि इधर कितना है 8 है, तो हमें एक हल्का सा चेंज करना पड़ेगा। क्या, इसको भी हम 8 बनाएंगे। हमने कहा 8 बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, कैसे बनाएं, तो बहुत ईजी। तो हम क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन के आगे हम लगा देंगे यहाँ 4। अब देखिए क्या ये 8 बना, हमने कहा बिल्कुल बन गया, 4 दूनी 8 बन गया, एकदम संतुलित अभिक्रिया। क्या लिखा हमने, Fe के आगे 3 लगा दिया, H2O के आगे 4 लगा दिए और इस हाइड्रोजन है उसके आगे 4 लगा दिया, एकदम संतुलित अभिक्रिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला देखिए, अगला है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये कैसे संतुलित होगा, देखिए हमने कहा मैग्नीशियम 1 है, चलो ठीक है, ऑक्सीजन 2 है, ठीक है, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है, मतलब 1 ऑक्सीजन की यहाँ पे कमी है। तो क्या करें, इस ऑक्सीजन को हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करवा देंगे, इसके आगे लगा दिया 2। जब हमने इसके आगे 2 लगाया तो देखिए मैग्नीशियम 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। इधर ऑक्सीजन 2 है लेकिन मैग्नीशियम 1 है, तो इसके आगे भी 2 लगा दीजिए, ये पूरा संतुलित एकदम, ठीक है। तो इसके आगे 2 और इसके आगे 2, ये कंप्लीट संतुलित रासायनिक समीकरण। इसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, हिट एंड ट्रायल मेथड से आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करिए, ये ध्यान रखना। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है एग्जाम में पूछे जाने वाली, वो ये है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार और इनके परिभाषा के साथ इनके उदाहरण बड़े बेहतरीन ढंग से करेंगे इन सभी के बारे में। यही मेन चैप्टर का जो कोर कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, यही है, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप संतुलित किस प्रकार से करेंगे, कैसे करेंगे, संतुलित करिए। और एक ये, चलिए पहले अपन देखते हैं कि कितने प्रकार की अभिक्रियाएं। तो देखिए अभिक्रियाएं, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन अपचयन, जिसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहा जाता है। सबसे पहले देखते हैं संयोजन अभिक्रिया के बारे में। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, संयोजन नाम से पता लग रहा है, संयोजन मतलब कोई चीज़ है वो जुड़ रही है। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर या संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। देखिए 2 चीज़ें हैं, मिलेगी और एक ही पदार्थ बनाएगी, उस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका उदाहरण देखिए, उदाहरण बहुत ही शानदार उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। ये आप बस इतना अच्छे से तैयार कर लीजिए, कोई दिक्कत आनी नहीं है आपको। और अगर आपको रासायनिक अभिक्रियाएं याद करने में दिक्कत आती है तो कुछ तरीके मैं बीच में बताता रहूँगा, ताकि आपको ये ध्यान रहे कि कौन सी चीज़ को क्या बोलते हैं, क्या नाम होता है इसका। क्योंकि आपको शब्द समीकरण लिखा हुआ आएगा और आपको ऐसे प्रतीक चिन्हों में लिखना पड़ेगा, तो आपको ये भी चीज़ पता होनी चाहिए। चलिए देखते हैं। तो क्या मतलब हुआ कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर या संयोग करके एकल उत्पाद का एक ही उत्पाद बनाते हैं, उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। बड़ा आसान है। उदाहरण के लिए देखिए कोयले का दहन, ये सी मतलब होता है अपने कार्बन। क्या होता है, कार्बन। ये जो नाम बताए जा रहे हैं साथ में याद रखिएगा, क्योंकि सबके नाम लिख रखे हैं, कोई समस्या आनी नहीं है आपको। कार्बन, कार्बन ने जब ऑक्सीजन, O2 मतलब हो गया ऑक्सीजन गैस, ध्यान रखना। अगर O होता ना तो तत्व होता ऑक्सीजन, लेकिन O2 मतलब ऑक्सीजन गैस है। कार्बन और ऑक्सीजन कहने का मतलब, कार्बन क्या, कार्बन एक लकड़ी अपने पास, चलिए ये। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जानते हैं ऑक्सीजन वातावरण में है। जब इसको हमने ऊष्मा दी, इसको हमने क्या किया, ऊष्मा दी या जलाया इसको, तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। CO2 मतलब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो CO2 बना। तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई, हमने कहा 2 चीज़ें थी, एक ही उत्पाद बना है, तो इसे हम कहते हैं अपने संयोजन अभिक्रिया। और इसमें ऊष्मा निकलेगी, हमेशा ऊष्मा क्या है, निकलेगी। संयोजन अभिक्रिया में याद रखिएगा ऊष्मा निकलेगी। अगला देखिए जल का निर्माण, जैसे हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, अभी हमने इसको संतुलित भी किया है,
ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलेंगे तो वाटर बनेगा, जल बनेगा। और जल क्या है अपने, इसमें भी ऊष्मा उत्सर्जित होगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, दो उत्पाद है और दो अभिकारक है और एक उत्पाद का निर्माण हुआ है यहाँ पे। एक और उदाहरण देख लेते हैं, ये है कैल्शियम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, इसको अच्छे से मार्क कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। मैंने सारे इनके नाम जितने भी अपने से पूछे जा सकते हैं सारे नाम यहाँ लिख रखे हैं। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड इसका नाम है CaO, Ca छोटा O, ये कैल्शियम, ये ऑक्साइड है। अगर ऑक्साइड O2 होता तो ऑक्सीजन हो जाता, ठीक है। ये ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। और ये है जल, ठीक है, ये तो जानते हैं हम। कैल्शियम ऑक्साइड का नाम होता है एक बिना बुझा चूना। ध्यान रखिएगा, क्या, बिना बुझा चूना। एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि बिना बुझे चूने का सूत्र लिखिए, तो CaO होता है। बुझे हुए चूने का सूत्र भी पूछा हुआ है, ध्यान रखना, तो इसके बारे में बात करेंगे। जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझे चूने के अंदर जल पानी डाला तो ये चूना क्या हो गया, बुझ गया। देखिए बुझा हुआ चूना। जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड में जल डाला, पानी डाला, तो ये क्या हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ध्यान रखिए OH ऐसे जहां भी लिखा है उसे आप बोलोगे हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ध्यान रखना। या OH जहां लिखा है वो हाइड्रोक्साइड होगा, इतना ध्यान रखना है आपको। अब देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया है और ये क्या हुआ, बुझा हुआ चूने का सूत्र हो गया। और इसमें भी क्या निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी। और ये अपने जो कली आती है दीवारों पे पेंट किया जाता है वो वाली है। घर लाके हम उसमें जब पानी डालते हैं ना तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और फिर उससे ऊष्मा रिलीज होती है, उसमें से धुआं निकलता हुआ हमें दिखता है, ठीक है। एक और अभिक्रिया देखिए, ये भी संयोजन हुई क्योंकि दो अपने अभिकारक थे और एक उत्पाद बना है। अगला देखिए मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल पूछा हुआ है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले क्यों रगड़ा जाता है। तो आप जानते हैं क्यों साफ किया जाता है, क्योंकि उसके ऊपर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। कहने का मतलब अगर मैग्नीशियम का रिबन है उसको हमने वातावरण में खुला छोड़ दिया तो वातावरण में कौन सी गैस है, ऑक्सीजन भी है, तो वो MgO बना लेती है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये, ठीक है ना। O का मैंने क्या बोला कि ऑक्साइड पढ़ना है, Mg मैग्नीशियम होता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है जिसके कारण कि जलता नहीं, इसलिए उसको पहले रेगमाल से रगड़ के साफ किया जाता है फिर जलाया जाता है। और इसमें भी ऊष्मा निकलती है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं आपके पास, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, तब जाके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। तो ये भी कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। अब देखिए सभी में क्या था, ऊष्मा निकल रही थी, सभी में ऊष्मा निकल रही थी ना। तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उस अभिक्रिया को हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ एग्जाम में और हर बार पूछते हैं और आगे भी पूछेंगे। तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उन्हें हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसको अच्छे से याद कर लेना। अब बहुत बार पूछा हुआ है कि उदाहरण भी लिखिए, तो उदाहरण आपको अच्छे से तैयार कर लेने क्योंकि उदाहरण पूछे ही जाएंगे। तो देखिए प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस कौन सी, CH4, इसको प्राकृतिक गैस कहते हैं। इसका नाम होता है मीथेन। क्या नाम होता है, मीथेन। सारा लिख रखा है इसमें, ठीक है, आपको कोई समस्या आने वाली। तो मीथेन प्राकृतिक गैस होती है। जब इसकी अभिक्रिया अपने ऑक्सीजन से होती है तो क्या बनता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड बनता है CO2 और एक अपने H2O जल और एक ऊष्मा, ठीक है ना। ये चीज़ें इसमें बनेगी। तो इसमें क्या हुआ, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसमें ऊष्मा निकली है, ध्यान रखना। अच्छा अगला एक और देखिए, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन जो हम करते हैं ये भी कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ के चलिए, MCQs यानी ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन में बहुत बार पूछा हुआ है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है या फिर है या फिर श्वसन क्या है, इस प्रकार से सवाल पूछा हुआ है। तो देखिए श्वसन में क्या होगा, ऊष्मा निकलती है हमेशा, इसलिए ये क्या होगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कैसे, अपने पास है C6H12O6, कहने का मतलब ग्लूकोज, और ऑक्सीजन हमने ग्लूकोज मतलब खाना खाया, ठीक है, और अपने O2 मतलब ऑक्सीजन अपने वातावरण में है। जब ये दोनों मिले तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमने छोड़ी और वाटर बनेगा, कुछ मात्रा में पानी बनेगा और ऊष्मा निकलेगी, ठीक है। ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुई। और एक और, साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। साग सब्जियां जो भी होती हैं
सूक्ष्म जीवों द्वारा उनको अपघटित कर दिया जाता है, तब भी ऊष्मा निकलती है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये होगी अपने ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला है वियोजन अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट। वियोजन अभिक्रिया क्या? ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल उत्पाद या अभिकारक टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। अभी देखिए संयोजन था, संयोजन का मतलब क्या था कि जुड़ेंगे, ठीक है, और वियोजन का मतलब होता है टूटना। इसका मतलब इसमें एक चीज होगी वो टूटेगी, दो या दो से अधिक, दो तीन कितने भी बना सकती है, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं। इसके कुछ प्रकार है, ये अच्छे से बताया गया ताकि आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं हो, क्योंकि कभी डीप में क्वेश्चन पूछा जाए तो पूछ सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से अभी पेपर बन रहे हैं जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स, मिलान वाले क्वेश्चन और एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, इस हिसाब से आपको चैप्टर हमेशा डीप में पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको अच्छे से तैयार करिएगा। अब देखिए वियोजन अभिक्रिया अपने जो होती हैं वो तीन टाइप की होती हैं। एक तो होता है ऊष्मीय वियोजन, मतलब ये कि ऊष्मा द्वारा वियोजन, कोई भी ऐसा वियोजन जिसमें कोई भी जो अभिकारक होगा ऊष्मा देने पे टूट जाएगा, उसको हम बोलेंगे ऊष्मीय वियोजन। उदाहरण के तौर पे उदाहरण देखिए, अपने पास है फेरस सल्फेट, एक ये ध्यान रखना SO4 जहाँ भी मिले उसका नाम होगा सल्फेट। क्या नाम होगा? सल्फेट, ये देखिए, ठीक है। और जहाँ भी आपको CO3 मिलेगा उसको बोलेंगे कार्बोनेट। क्या बोलेंगे? यहाँ लिखता हूँ मैं, CO3 क्या होगा? कार्बोनेट, ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे आपको और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए क्या हुआ कि आपके पास फेरस सल्फेट था, अब एक ही पदार्थ है, ठीक है ना, अभिकारक क्या है? अपने पास एक ही है, उत्पाद ज़्यादा बनेंगे इसमें। इसको जब हमने ऊष्मा दी, ऊष्मायन ताप में रखा, ऊष्मा दी, तो क्या हुआ? एक तो ये फेरिक ऑक्साइड बना और एक क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड। डाई मतलब होता है दो, देखिए ऑक्साइड, O मतलब होता है ऑक्साइड, दो लगे डाइऑक्साइड, तीन लगे तो ट्राइऑक्साइड, और S मीन्स होता है सल्फर। S मीन्स क्या होता है? सल्फर। तो देखिए SO2 कहने का मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है ना, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये चीज़ अपने बन गई, ठीक है। ये सल्फर लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये मात्रा काउंट मत करना, सल्फर है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें था क्या? ये जो अपने पास सल्फेट था, फेरस सल्फेट, ये हल्के हरे रंग का था, लेकिन जब हमने इसको ऊष्मा दी तो इसका रंग भूरा हो गया। तो कई बार पूछा हुआ है कि ऊष्मा देने पे फेरस सल्फेट का रंग कैसा हो जाता है? तो हल्का भूरा रंग हो जाता है, ठीक है, और फेरिक ऑक्साइड बनता है। अगला देखिए एक और उदाहरण, कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या? कैल्शियम मतलब कैल्शियम और CO3 मतलब कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर कहते हैं, और ये संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, ध्यान रखना, संगमरमर जो होता है ना उसका रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसको अगर हमने ऊष्मा धूप में रखा या धूप इस पे गई तो क्या होगा? ये एक तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। CaO बात कर चुके हैं, Ca मतलब कैल्शियम, O मतलब ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड बना और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें निकलेगी, ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट इसका नाम होता है, और संगमरमर का भी यही सूत्र होता है, कई बार पूछा हुआ है, याद कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, ये भी कौन सी? वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि अपने पास एक अभिकारक था और उत्पाद कितने बन रहे हैं? दो। अगला देखते हैं, अगला है अपने नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखिए जिसमें अपने पास, अच्छा ये अभिक्रिया क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये अपने घरों में सफ़ेदी की जाती है ना, उसके लिए यूजफुल है। कैसे? हमने अभी बात की कि अपने पास CaO कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा चूना लेकर आए हम मार्केट से, पानी डाल के H2O डाल के उसको बुझा दिया, अब दीवारों पे लगा दिया, तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अपने वातावरण में है। अब ये दीवार पे चिपका हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में, जब ये दोनों आपस में कांटेक्ट में हुए, संपर्क में आए, तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। कैल्शियम कार्बोनेट आप जानते हो कैसा होता है? संगमरमर होता है और वाइट कलर का एकदम चमकदार हो जाता है। इसी कारण जब सफ़ेदी की जाती है तो एक दो दिन बाद उसमें चमक ज़्यादा नज़र आती है। जब हम तुरंत करते हैं तो इतनी चमक नहीं दिखती है, लेकिन 2-3 दिन बाद हमें शानदार चमक नज़र आती है। कारण क्या होता है कि जो हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगाया है वो कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जो कि एकदम चमकदार पदार्थ होता है, ठीक है। तो ये अभिक्रिया याद रखिएगा। अगला है विद्युत वियोजन। कहने का मतलब अगर वियोजन विद्युत के माध्यम से हो तो उसे हम विद्युत वियोजन कहते हैं। हमने कहा वियोजन 3 प्रकार का होता है,
ऊष्मीय, विद्युत वियोजन और प्रकाश वियोजन। तो विद्युत के माध्यम से होने वाले में उदाहरण याद रखना, जल का अगर हम विद्युत धारा जल में प्रवाहित करेंगे तो एक हाइड्रोजन गैस निकलेगी और एक अपने ऑक्सीजन गैस निकलेगी। सवाल कई बार पूछा हुआ है कि जल का विद्युत अपघटन करने पर कौन सी गैस मिलेगी, हाइड्रोजन मिलेगी या ऑक्सीजन मिलेगी या कोई नहीं मिलेगी या दोनों मिलेगी। तो ये दोनों गैसें मिलेगी हमें। ठीक है, अगला देखिए, इसका आपके जो प्रयोग है वो भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। हालांकि उसका डायग्राम अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन पूछ सकते हैं आप, उसका डायग्राम भी अच्छे से एक बार तैयार कर लेना। अगला देखते हैं, हालांकि आपके जो क्वेश्चन है उसमें आपको डायग्राम भी मिल जाएगा और उसके ऊपर कैथोड एनोड क्या होता है, कौन सी गैस कैथोड पे होगी, कौन से एनोड पे होगी, ये सारा भी आपको क्वेश्चन आंसर में मिल जाएगा, क्योंकि कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, इसलिए आप बेफिक्र होकर बस पढ़ते रहिए। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, प्रकाशीय वियोजन। आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको एक व्हाट्सएप नंबर, उस पर मैसेज करिएगा, आपको पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर है 8003412488। इस नंबर पे व्हाट्सएप करने से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। कॉल इस पे नहीं होगा, व्हाट्सएप भेजिएगा आप और आपको यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी। अगला देखिए, प्रकाशीय वियोजन। ये क्या होता है, जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन होता है उसे हम प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। जैसे अपने पास है AgCl। AgCl क्या होता है, ये सारी बैलेंस की हुई अभिक्रियाएं संतुलित समीकरण है, ध्यान रखना। Ag मतलब होता है सिल्वर अर्जेंटम और Cl मतलब क्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पे AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड है अपने पास। ठीक है, क्लोरीन कब होता, हमने बात की क्लोरीन कब होता, जब नीचे 2 होता, तो ये क्लोरीन पढ़ते इसको। लेकिन अब हम क्योंकि नीचे 2 नहीं है तो क्लोराइड, जैसे ये ऑक्सीजन होता, लेकिन अभी ये क्या ऑक्साइड है जब 2 नीचे नहीं है। ठीक है, ये तत्व है और जब इनके नीचे 2 लगाते हैं तो ये गैसें मानी जाती है। अब देखिए, सिल्वर क्लोराइड है, सूर्य के प्रकाश में जब हमने इसको रखा तो अपने सिल्वर अलग और क्लोरीन गैस अलग हो गई। ठीक है, दोनों ही गैसें अलग हो गई। ठीक है, सिल्वर तो धातु है अपना अलग हो गया और गैस क्या है अलग हो गई। ये ध्यान रखिएगा, इनके नीचे हमेशा ये लिखना कौन सा सॉलिड है, कौन सा गैस है, कौन सा एक्वस है। ठीक है, ये अभिक्रिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने लिए पूछी हुई है, क्या कि AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड। Ag सिल्वर होता, Br ब्रोमीन होता, ब्रोमाइड बन गया। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में जब इसको रखा तो सिल्वर अलग और ब्रोमीन अलग। ठीक है, और इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग होता है अपने उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी। कहने का मतलब फोटोग्राफी जब की जाती है तो फोटो खींच के फोटो को कुछ समय धूप में रखते हैं। आपने देखा होगा फोटो को धूप में रखते हैं, धूप में रखने का कारण यही है, सूर्य का प्रकाश उस पर गिरेगा और फोटो में एकदम चमक आ जाएगी, पूरा दिखने लगेगा। ठीक है, अगला देखते हैं, और यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जितनी भी अभिक्रिया हुई ना, इन सब में क्या चीज़ कॉमन थी, कॉमन ये थी कि इनमें हमें वियोजन करने के लिए ऊष्मा की जरूरत पड़ी। ठीक है, कहीं हमें विद्युत की जरूरत पड़ी। ठीक है, कहीं जरूरत पड़ी है इसको करवाने के लिए। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें संपन्न करवाने के लिए आपको तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत की आवश्यकता होती है, उन्हें हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। शोषी का मतलब समझ लो, शोषी मतलब शोषण करना या लेना, अपने अंदर लेना। ठीक है, तो जहाँ ऊष्मा दी जाएगी या ऊष्मा रिलीज नहीं होती हैं, जहाँ ऊष्मा शोषित की जाती हैं, ली जाती हैं, उसे हम कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का उदाहरण हम बात कर चुके हैं, अगर इसके उदाहरण पूछे तो जो हमने अभी पीछे बात की है ये सारे उदाहरण जो है ये इसके उदाहरण है। ठीक है, इनमें से कोई भी आप एक उदाहरण इसके लिए लिख सकते हो। ऐसी अभिक्रियाएं जिनको पूरा कराने के लिए ऊष्मा प्रदान की जाती है उसे हम कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ऊष्मा दी तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया। अब तीसरा देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है विस्थापन अभिक्रिया। किस प्रकार से, देखिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में से विस्थापित कर देता है। कहने का मतलब एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें अधिक अभिक्रियाशील मतलब जो ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा वो कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के साथ बैठा उसमें से हटा देगा, चल हट, ऐसे बोल के। जैसे देखिए Fe आयरन है और यहाँ पे कॉपर सल्फेट, SO4 क्या होता है सल्फेट, Cu क्या होता है कॉपर। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट, इसको नीला तोता भी कहते हैं, इसका रंग नीला होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है Fe आयरन जब ज़्यादा अभिक्रियाशील है तो ये हटा देगा, तो इसमें
और SO4 में से इसने कॉपर जो है उसको हटा दिया और SO4 के साथ आयरन आके बैठ गया। तो क्या बन गया, देखिए SO4 तो सल्फेट होगा और Fe क्या होगा, आयरन होगा। तो बन गया अपने आयरन सल्फेट, और यहाँ पे कॉपर अलग हो जाएगा। तो इसमें हुआ क्या, हुआ ये कि आयरन जो अधिक अभिक्रियाशील है उसने कम अभिक्रियाशील जो कॉपर है उसके यौगिक, ये यौगिक के दो चीज़ों से मिलकर बना है जिसमें कॉपर है और सल्फेट है। ठीक है, तो इस यौगिक से इस आयरन ने कॉपर को निकाल दिया और खुद आके बैठ गया। तो इसको हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ये उदाहरण ध्यान रखना। एक और उदाहरण देख लीजिए, जिंक है। जिंक भी ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है किससे, कॉपर से। तो ये क्या करेगा, यह कॉपर सल्फेट का जो यौगिक है उसमें से हटा देगा किसको, कॉपर को, और वहाँ पे आके खुद बैठ जाएगा और जिंक सल्फेट बना देगा और कॉपर निकल जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही एग्जाम्पल है, वो शानदार तरीके से ध्यान रखना। और एग्जाम्पल है लेकिन ये बहुत ही बेहतर है, पूछा हुआ, कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया ये क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों में आयनों का आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान किसका, आयनों का। कैसे होगा, देखिए अपने पास है सोडियम सल्फेट, SO4 क्या होता है, सल्फेट होता है, और Na क्या होता है, सोडियम। तो सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया जब ये बेरियम Cl है अपने क्लोराइड, जब बेरियम क्लोराइड से इसकी अभिक्रिया करवाई तो एक तो बेरियम सल्फेट बना और एक NaCl यानी सोडियम क्लोराइड बना। ठीक है ना, Na क्या होता है, सोडियम, और Cl होता है क्लोराइड। ठीक है, तो कैसे, देखिए सोडियम पे आयन होते हैं अपने धनायन होता है +1। ठीक है, प्लस, और SO4 जो सल्फेट होता है उस पे होते हैं SO4 2-, और इसके आयन देखिए Ba2+ और ये माइनस। ठीक है, ये ऊपर वैलेंसी यानी संयोजकता किस प्रकार से आती है आपको पता होगा, इलेक्ट्रॉन लेने और देने की क्षमता होती है, वो संयोजकता कहलाती है। ठीक है, तो अब इसकी है 1, तो क्या होगा कि जिसका 1 है, ध्यान रखिए जहाँ सोडियम होता है वहाँ क्लोरीन हमेशा मिलेगा आपको। ठीक है, तो सोडियम जो है वो चला गया क्लोरीन के पास, देखिए सोडियम और क्लोरीन का, और 2 यहाँ पे हैं और 2 यहाँ पे है, तो ये दोनों आगे पास पास में, तो बेरियम सल्फेट बन गया और सोडियम क्लोराइड बन गया। इस प्रकार से बन गया। अब इसमें अपने पास देखिए ये एक्वस मिला हमको, ये जो मिला है ना बेरियम सल्फेट के सफ़ेद जो अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। ध्यान रखिए ये अवक्षेपण अभिक्रिया भी ये कहलाती है। किस प्रकार से, ये जो BaSO4 बेरियम सल्फेट बना है ये सफ़ेद रंग का होगा और अविलेय अवक्षेप होगा, मतलब ये जल में घुलेगा नहीं, और ये जल में नहीं घुलेगा और अवक्षेप का निर्माण होता है, इसी कारण इसे अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इसका। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है उपचयन और अपचयन। ये भी बहुत बार पूछा हुआ है। तो क्या होता है देखिए उपचयन, और देखिए उपचयन का दूसरा नाम है ऑक्सीकरण। उपचयन और ऑक्सीकरण दोनों एक ही चीज़ है, ये ध्यान रखिएगा। किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, वृद्धि मतलब ऑक्सीजन बढ़ जाना, और हाइड्रोजन का हाश मीन्स कमी होना, हाइड्रोजन का अलग हो जाना हो, तो उसे हम उपचयन या फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण के तौर पे ये कॉपर है, ये ऑक्सीजन है। अब देखो कॉपर ऑक्साइड बन गया, कहने का मतलब ये जो कॉपर था ऑक्सीजन उसके साथ आके मिल गई है। ऑक्सीजन अगर कॉपर के साथ मिल गई तो कॉपर ऑक्साइड बन गया, जिसका रंग काला होता है। ये भी पूछा हुआ है कि कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है, काला। तो देखिए कॉपर जो था वो ऑक्सीजन के साथ मिल गया, तो ये क्या हो गया अपने अभिक्रिया कौन सी, उपचयन या ऑक्सीकरण। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का मिलना क्या कहलाता है, उपचयन या ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि कॉपर है ना उसका उपचयन हो गया है क्योंकि इसके साथ ऑक्सीजन आ गई है, या कॉपर का ऑक्सीकरण हो गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। इसमें कॉपर ऑक्साइड है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस है। अब क्या होगा कि यहाँ पे ये जो कॉपर है, कॉपर ऑक्साइड, इसमें से ऑक्सीजन क्या है, निकल गई। अगर ऑक्सीजन निकल गई है तो इसका क्या होगा, इसका तो अपने हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन चली गई, ऑक्सीजन का निकलना होता है अपचयन। लेकिन ये हाइड्रोजन था ना, हाइड्रोजन के साथ तो ऑक्सीजन जुड़ गई भाई, अगर जुड़ गई तो इसका हो गया अपने उपचयन या ऑक्सीकरण। ठीक है, और ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया मान के चलिएगा। आगे बात करते हैं इसके बारे में। यहाँ पे H2 यानी ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। अगला देखिए, नेक्स्ट है अपने अपचयन। अपचयन क्या होता है कि किसी अभिक्रिया में, किसी पदार्थ में
ऑक्सीजन की कमी होना और हाइड्रोजन की वृद्धि होना, उसके उलट उपचयन के उलट होता है अपचयन। ठीक है, जिसके अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन बढ़ जाता है, O2 की कमी होती है और हाइड्रोजन उसमें जुड़ जाता है। ठीक है, ये कम होता है, ये बढ़ जाता है। चलिए देखते हैं, जिंक ऑक्साइड है, जिंक के साथ ऑक्सीजन है। ठीक है, अब ऑक्सीजन यहाँ से निकल गई, जिंक अकेला रह गया, जब ऑक्सीजन की कमी हो गई, निकल गया, तो उसे हम कहेंगे अपचयन। ठीक है, लेकिन अगर हमसे कार्बन के बारे में पूछे तो देखिए कार्बन के बारे में पूछे, ये CO होता है अपने कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। ये कौन सी? कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनो कहने का मतलब एक होता है, और ऑक्साइड, ऑक्साइड मतलब ओ एक ही है यहाँ पे, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है इसका नाम। ठीक है, तो देखिए कार्बन था, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, तो ये तो हो गया अपने ऑक्सीकरण यानी उपचयन। और जब जिंक ऑक्साइड के साथ से अपने ऑक्सीजन निकल गया तो इसको हमने बोल दिया अपचयन। ठीक है, अगला आपने रेडॉक्स अभिक्रिया। इसमें क्या होता है? एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों हो, दोनों ही साथ साथ में हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए कॉपर ऑक्साइड है, इसमें से ऑक्सीजन निकल गया, कॉपर कॉपर रह गया, तो ये हो गया अपने अपचयन। और ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आके जुड़ गई, तो इसका हो गया उपचयन। इसे कहते हैं हम रेडॉक्स अभिक्रिया। अगला पॉइंट देखते हैं। अब जो अपने ये उपचयन अभिक्रिया हैं, ये अपने दैनिक जीवन में क्या प्रभाव के बारे में, तो देखिए संक्षारण, पहला काम संक्षारण। जब कोई वस्तु अपने आसपास में जो ऑक्सीजन है या आर्द्रता है या अम्ल है उसके संपर्क में आती है, तो उस वस्तु या धातु के ऊपर एक परत जमा हो जाती है या वो संक्षारित हो जाती हैं। तो संक्षारित हो जाने से क्या होता है कि उसकी जो गुणवत्ता उसमें कमी आ जाती है, खराब होने लगती है। जैसे उदाहरण के तौर पे लोहे पर जंग लगना, तांबे पर हरी परत का जमा हो जाना। तांबा अगर खुला रह जाता है ना तो उस पर धीरे धीरे एक हरी परत जमा हो जाती है। चांदी पर काली परत जमा हो जाना, ये सभी संक्षारण के उदाहरण हैं। ठीक है ना, ये किसके उदाहरण है? संक्षारण के, ध्यान रखना। अच्छा, इसके बचाव के क्या तरीके हैं? तो बचाव के तरीके क्या है? यशद लेपन किया जा सकता है, विद्युत लेपन किया जा सकता है, पेंट किया जा सकता है, इसके द्वारा बचाया जा सकता है। तो ये कैसे बचेंगे इससे? जब भी ये क्रियाएं हम कर लेते हैं ना, जैसे ये कोई धातु है, ठीक है, इसके ऊपर अगर हमने पेंट कर दिया ऊपर, तो अब ये ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आएगा और जल वाष्प के संपर्क में नहीं आएगा, किसी के संपर्क में आएगा नहीं, क्योंकि ऊपर जो कलर लगा है ना वो इसके संपर्क में आएगा, इसको दूर रखेगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम संक्षारण से बचा सकते हैं। अगला देखते हैं विकृत गंधिता। ये क्या होता है कि वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं। क्या होता है? कोई भी वसायुक्त हो गया या तेलीय पदार्थ हो गया, जो भी खाद्य सामग्री है, जब भी वायु के संपर्क में, वायु में कौन है? ऑक्सीजन है, तो ये जब भी ऑक्सीजन के संपर्क में आएंगे तो क्या होंगे? उपचयित हो जाएंगे या ऑक्सीकृत हो जाएंगे। उपचयित मतलब ऑक्सीकृत, ये हो जाएंगे, जिससे गंध दोनों में परिवर्तन हो जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। अब विकृत गंधिता को हम रोक कैसे सकते हैं? देखिए, पहला तरीका है कि प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करके, मतलब ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीकरण नहीं होने दे, उपचयित नहीं होने दे। ठीक है, नहीं तो दूसरा क्या है कि वायुरोधी बर्तनों में अगर खाद्य सामग्री हम रखेंगे तो उपचयन की जो दर है वो धीरे हो जाती है। कहने का मतलब उपचयन होगा लेकिन धीरे होगा, तब तक उनका उपयोग कर लिया जाएगा। नहीं तो तीसरा तरीका क्या है? तली हुई चीज़ें जैसे चिप्स हो गया, क्योंकि चिप्स तो काफ़ी दिनों तक रहते हैं, तो उनको वायुरोधी पैकेट में डाला जाता है, जिसमें वायु भरी जाती है लेकिन ऑक्सीजन हटाकर वहाँ नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, जिससे कि चिप्स का उपचयन या ऑक्सीकरण नहीं होता है और उसमें नाइट्रोजन भरी जा सकती है। नहीं तो आर्गन हो गई, नाइट्रोजन, हीलियम, ये गैसें भरी जा सकती है। क्यों? क्योंकि ये जो गैस हैं ये अक्रिय गैस हैं। कौन सी गैस हैं? अक्रिय गैस हैं। अक्रिय गैसों की खासियत ये होती है कि ये किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं। नोबल गैसें कहते हैं इन्हें, इनका अष्टक पूर्ण होता है, 9th क्लास में आपने पढ़ा है। ठीक है, तो इनका अष्टक क्योंकि कंप्लीट होता है तो फिर ये ज़्यादा अभिक्रिया करती नहीं है, तो अपने ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। और तीसरा तरीका है शीतलन। चौथा तरीका अपने शीतलन, उनको फ्रिज में रख के बचाया जा सकता है जिससे वो ख़राब नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये अपना चैप्टर कंप्लीट होता है।
सभी चैप्टर अगर आपको इसी ढंग से चाहिए तो कमेंट सेक्शन में भी लिखिएगा और मिल भी जाएंगे। और प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, जितने भी चैप्टर उन सभी चैप्टर के वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिलते जाएंगे। और इसी प्रकार से साथ में बने रहिएगा, एकदम कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।